Welcome in Geography class, Book 2, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए बेटा, आपकी जो बुक 2 है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसका चैप्टर 2 मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसमें जो हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्थ की ओरिजिन है वो कैसे हुई, उसका इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे अर्थ की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए बेटा, जैसे डू यू रिमेंबर, आपने अपनी नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कि जो छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए तारे हैं आकाश में। तो ये चीज़ें हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आकाश जो है वो तारों से, टिमटिमाते हुए तारों से भरा पड़ा है। तो हम इस चीज़ को देखकर अट्रैक्टिव होते हैं और हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, आखिर ये जो ट्विंकल स्टार्स हैं ये कैसे बने, कैसे फॉर्म हुए। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। आइए देखिए पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्ली थ्योरीज ओरिजिन ऑफ द अर्थ। स्टार्टिंग में क्या क्या थ्योरीज बनी थी ओरिजिन के बारे में, अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था, अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, उस उत्पत्ति के बारे में क्या क्या थ्योरीज बनी थी। तो देखिए बेटा, अर्थ की उत्पत्ति के रिलेटिवली बहुत सारे डिफरेंट फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारी इसके रिगार्डिंग, अर्थ की ओरिजिन के रिगार्डिंग थ्योरीज दी हैं। तो एक जर्मन के फिलोसोफर हुए हैं इमानुएल कांट, तो इन्होंने भी एक थ्योरी दी है। और 1796 में इन जर्मन के जो साइंटिस्ट हुए हैं इमानुएल कांट, इनकी थ्योरी को इसमें मॉडिफिकेशन किया है, इसमें संशोधन किया है। किन्होंने, एक मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था लाप्लेस। तो इन लाप्लेस ने इमानुएल कांट की जो थ्योरी है उसमें चेंजेस किए, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए और उसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो इनकी इस थ्योरी को नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए बेटा, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से किसकी थ्योरी को जाना जाता है? लाप्लेस की। और लाप्लेस ने किसकी थ्योरी में मॉडिफिकेशन के, चेंजेस करके उसको प्रेजेंट किया? इन्होंने जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट की। और मॉडिफिकेशन कब हुआ? 1796 में। ठीक है, यहाँ से इंटरनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए बेटा, इन्होंने क्या दिया इस नेबुलर हाइपोथेसिस में कि क्लाउड एक दहकता हुआ गोला था, एक बादल के रूप में था। तो दहकता हुआ गोला बहुत राउंड स्पिन कर रहा था, इतना तेज़ घूम रहा था, उसमें से स्पिन होने की वजह से उसमें गैस पैदा हो गई, उसमें डस्ट भी थी, उसमें रॉक्स भी थी। तो स्पिन होने की वजह से तेज़ वो जो रॉक्स के टुकड़े थे टूट टूट के अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगे। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वो नीचे नहीं आ सकते, वो ऊपर ही घूमने लगे। और उसमें से डस्ट निकल के, डस्ट के साथ में छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े भी उसमें मिक्स हो गए, जिन्हें हमने एस्टेरॉइड्स कहा। और जो गैस के गोले हैं वो भी निकल के घूमने लग गए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं बेटा, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे 4 प्लैनेट्स गैसियस हैं और 4 प्लैनेट्स हमारे रॉकीज़ हैं। मतलब 4 हमारे ग्रह ऐसे हैं प्लैनेट जो रॉक्स के बने हुए हैं, जो सन के पास हैं स्टार्टिंग के 4, और जो लास्ट के 4 है वो गैस के बने हुए हैं। तो जब ये बहुत तेज़ घूम रहा था तो लास्ट में आग का गोला बच गया, जो अपनी जगह पे वहीं पर स्पिन करता रहा। और ये जो रॉक्स के और गैस के गोले थे, ये उसी आग के, जो लास्ट में आग का देखता हुआ गोला बचा, उसके चारों तरफ राउंड राउंड ये रिवॉल्यूशन करने लगे। तो क्योंकि रिवॉल्यूशन करने लगे तो इन्हें प्लैनेट्स के नाम से जाना गया। और जो आग का गोला बचा था उसे तारा, कौन सा स्टार कहा गया? सन स्टार कहा गया। तो इन्होंने इसमें बेटा, ये तो थी इनकी नेबुलर हाइपोथेसिस, क्योंकि नेबुला कहा गया था उस आग के दहकते हुए गोले को जो लास्ट में बचा था। तो इसके बाद में जो 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन, ये साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इनकी जो बेटा थ्योरी थी वो अलग थी। इन्होंने कहा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कि जो ब्रह्मांड है, हमारा जो स्पेस है, स्पेस में, हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक घूमता हुआ तारा था, वो सूर्य के पास से गुजरा। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो घूमता हुआ तारा सूर्य के पास से निकला, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से जो सूर्य का, सन का सरफेस है, सतह है, वहाँ से एक सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर बाहर आ गया। जब वो कुछ पदार्थ निकलकर बाहर आया तो ये तारा सूर्य से दूर चला गया। जो तारा निकला था वो सूर्य से दूर चला गया। तो सूर्य सतह से जो बाहर निकला हुआ पदार्थ था वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा।
और चारों तरफ घूमने से धीरे धीरे इकट्ठा होकर ये ग्रह के रूप में, प्लैनेट के रूप में चेंज हो गए। तो जो पहले सर जेम्स जीन्स थे और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी हुए, इन्होंने इन जो ये दो साइंटिस्ट थे चैम्बरलेन और मोल्टन, इन चैम्बरलेन और मोल्टन की इस बात को इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने अपना समर्थन दिया। लेकिन कुछ हद तक, कुछ समय बाद जो इसके सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात जो कही गई है, जो ये लोग मानते हैं कि भाई सूर्य के साथ साथ एक और तारा था जो उसके पास से निकला, ये तर्क मतलब जो, क्योंकि बेटा हर किसी ने अपनी थ्योरी दी है तो तर्क वितर्क होते रहे उस थ्योरी के ऊपर। तो इन्होंने इस सूर्य के दूसरे तारे, जो साथी तारा है, उसका कंपेनियन जो तारा है, उसके साथ होने की जो बात मानी गई है, इसे इन्होंने बाइनरी थ्योरीज़ के नाम से जाना, यानी कि द्वैत तारक सिद्धांत, जो बाइनरी थ्योरीज़ है उसके नाम से इन्होंने जाना। और 1950 में, 1950 में रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ इन्होंने भी मॉडिफिकेशन किया। अब देखिए, नेबुलर हाइपोथेसिस किसका मॉडिफिकेशन की हुई थ्योरी थी? वो थी इमैनुअल कांट की थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करके लाप्लेस ने दिया था। अब लाप्लेस की नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी में किसने मॉडिफिकेशन कर दिया? रूस, जो रशिया है, रशिया और जर्मनी, इन दो कंट्री के जो साइंटिस्ट थे ओटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर, इन दोनों ने उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया। लेकिन संशोधन करने के बाद इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग थी। अब देखिएगा, सॉरी बेटा, थोड़ी सी अलग थी इनकी, तो वो कौन सी थी अभी इसमें? हाँ जी, तो सेपरेट फ्रॉम द सोलर सरफेस, इनकी क्या भिन्न था? इनके विचार से, अब इनकी थिंकिंग में क्या था कि जो सन है, सूर्य है, एक सौर हाइपोथेसिस से, नेबुलर हाइपोथेसिस से घिरा हुआ था। मतलब कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ये किससे घिरा हुआ था? अभी इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, बाइनरी थ्योरीज़ में इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है कि ऑटो शिमिड एंड रशिया एंड कार्ल वाइजर इन जर्मनी somewhat revised the nebular hypothesis thought different in details. The consider that, क्या consider दिया है? Sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. अब देखिए क्या दिया है इन्होंने, कंसीडर किया है कि जो सूर्य था, सूर्य के चारों तरफ सराउंड किया जा रहा था, किसके द्वारा? सोलर नेबुला के द्वारा। सोलर नेबुला यानी कि नेबुला मीन्स आग का गोला, एक आग का इतना बड़ा गोला जिसमें बहुत हीट थी, वो इससे घिरा हुआ था। जो सन था इन्हीं चीज़ों से घिरा हुआ था। मीन्स बात वही है कि जैसे मैंने बताया कि लास्ट में जो आग का गोला बचा उसे हमने सन कहा। इन्होंने कहा कि जो सोलर जो लास्ट में बचा है इसमें जो बहुत सारी गैसेस से बना था सोलर नेबुला, तो इस सोलर नेबुला उससे घिरा हुआ था, सूर्य से घिरा हुआ था। सूर्य जो था सोलर नेबुला से घिरा हुआ था। अब देखिए, सूर्य सोलर नेबुला से घिरा हुआ है, इसका मतलब वो आग का गोला ही हमारा सोलर नेबुला था जो बचा हुआ था। और इसके अंदर क्योंकि ये स्पिन कर रहा था, बहुत तेज़ तेज़ घूम रहा था राउंड राउंड, और बेटा इसमें राउंड राउंड घूमने से, क्योंकि इसमें हीट बहुत थी, जो सोलर नेबुला था इसके अंदर हीट बहुत थी, तो इसमें कुछ गैसेस अपने आप पैदा हो गई गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। क्योंकि इतने हीट होने की वजह से आपस में आयन जो थे वो टूटने लगे, और उन आयन के टूटने से इसमें गैस पैदा हुई। तो जो मेन गैस थी हाइड्रोजन और हीलियम, ये धूल के कणों से बनी हुई थी, क्योंकि इसमें डस्ट भी थी, धूल के कणों से बनी हुई थी, डस्ट भी थी। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम धूल के कणों से बनी थी, इन्हीं डस्ट पार्टिकल के टकराने से, कॉलिजन से एक फ्लैट, जैसे फ्लैट प्लेट होती है, तो उसकी आकृति के बादल का निर्माण हुआ। मतलब जब इनमें आपस में गैसेस हैं, ये आपस में गैसेस टूट रही हैं, तो इनकी वजह से एक फ्लैट, जैसे तश्तरी बोल देते हैं, प्लेट बोल देते हैं, तो इनके कॉलिजन की वजह से, कॉलिजन होने की वजह से तो इसमें एक बादल जैसी एक शेप ले ली, बार बार टूटने की वजह से बादल जैसी एक शेप ले ली, और शेप लेने से इसमें क्या है कि बादल का निर्माण हुआ है।
और जो इसमें एसर्टेशन था, एसर्शन, इसकी वजह से हमारे ग्रहों का, हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, ये प्लैनेट्स हमारे फॉर्म हुए। अब देखिए बच्चे, अभी आप इसमें दोबारा देखिएगा कि डस्ट पार्टिकल्स थे, आपस में रगड़ खाने की वजह से गैसेस बनी, क्योंकि हीट भी थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। ये गैस के आयन आपस में टूटते रहे और टूटने की वजह से आपस में कॉलिजन हुआ और इनकी वजह से डिस्क शेप क्लाउड बना, एक प्लेट की आकार का एक बादल बना, क्योंकि गैसेस टूटी तो इसमें से धुआं सा निकला, बादल बना। और धीरे धीरे ये प्लैनेट्स की फॉर्म में हो गया। प्लैनेट की फॉर्म में क्यों हो गया? क्योंकि ये जो धुआं निकला, बादल निकले, ये गैसेस के प्लैनेट्स की बात हो रही है, क्योंकि स्पिन होते वक्त जो रॉक्स के टुकड़े टूटकर सूर्य के चारों तरफ, उस गैस के गोले के चारों तरफ घूमे थे, वो तो रॉक्स के प्लैनेट थे। तो ये जो गैसेस के टूटने से जो धूल के रूप में एक बादल सा बन रहा है, बादल का रूप लेकर बाद में ये उसी सोलर नेबुला के चारों तरफ घूमे, तो ये गैस के गोले बने, हमारे ये गैसियस प्लैनेट्स बने, तो इनका निर्माण हुआ। तो जो साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट ने बेटा अलग अलग डेफिनेशन दे के हमें प्लैनेट्स को समझने में तो हेल्प की है, बल्कि पूरे यूनिवर्स की ओरिजिन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी, इन्हें भी समझने में कोशिश की है, क्योंकि हर साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप में अपनी अपनी थ्योरीज़ को रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा ये मैंने आज आपको अर्ली थ्योरीज़ के बारे में बताया था, जो स्टार्टिंग की थ्योरीज़ थी। अब इसमें आपका नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरीज़। देखिए बेटा, स्टार्टिंग की थ्योरीज़ तो वो थी। मॉडर्न थ्योरीज़ क्या हैं? जो हमारी मॉडर्न है, जो बाद में आई, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। जो स्टार्टिंग की थ्योरीज़ थी, अर्ली थ्योरीज़ थी, वो ओरिजिन ऑफ द अर्थ थी, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें बताया। पृथ्वी यानी कि एक प्लैनेट है, और ये प्लैनेट कैसे बना? क्योंकि वो आग का गोला घूमा, उसमें से रॉक्स के पीसीज अलग हुए। तो ये हमारी जो अर्थ है वो एक रॉकी प्लैनेट है, हैवी प्लैनेट में आता है। ठीक है बेटा। अब जब मॉडर्न थ्योरी आई तो उसने यूनिवर्स को समझने में हेल्प की कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ। तो इस बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, और इसे हम बिग बैंग थ्योरी से ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी है उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी के टच में मानी जाती है। तो इसे हम यूनिवर्स मतलब और ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसको कहा जाता है। 1920 में एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने एडविन हबल ने, देखिए बेटा, इन्होंने कुछ एविडेंस प्रोवाइड किए। क्या बोला इन्होंने? दैट इज़ यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। इन्होंने दिया है कि जो ब्रह्मांड है वो बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। एज टाइम पासिस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। अब देखिएगा बच्चे कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हमारी जो आकाश गंगाएँ हैं, आकाश गंगाएँ आप समझते हैं, गैलेक्सीज जो आकाश गंगाएँ हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके बताया है कि कैसे इसको ये समझा सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखिए बेटा, टेक ए बैलून, एक बैलून लीजिएगा, एक गुब्बारा लीजिएगा, एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। एक बैलून लेके और छोटे छोटे गोले उस बैलून पर बना दिए जाएं। जैसे कि देखिए, ये एक बैलून ले लिया है और हमने इस पे छोटे छोटे गोले मार्क कर दिए हैं चारों तरफ। ठीक है बेटा, ये गोले मार्क कर दिए इन्होंने, आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया है। और इन्होंने कहा मार्क करने के बाद अब इसमें ना एयर डालना शुरू करेंगे, इसमें फुलाना शुरू करेंगे यहाँ से। तो जब इसको फुलाना शुरू किया, बैलून को, इसमें हवा डालनी शुरू की, तो जब हमने इसको स्टार्ट किया तो इन्फ्लेटिंग के टाइम पे जब इसमें हमने इन्फ्लेटिंग की, इसमें हवा भरी गुब्बारे में, तो जैसे जैसे गुब्बारा फूला उसके अंदर हवा गई, इन्फ्लेशन हुआ, उसमें हवा गई, तो बेटा गुब्बारे के ऊपर जो हमने निशान लगाए थे, जो एक बिना हवा के गुब्बारे में छोटे निशान थे, जब गुब्बारा फैला तो वो गुब्बारे की स्किन खिंची, तो ये जो गोले हमने गुब्बारे के ऊपर, बलून के ऊपर बनाए हैं, ये भी हमारे बढ़ने लग गए, फैलने लग गए हैं।
तो जब फैलने के साथ साथ तो ये एक दूसरे से दूर होते हुए महसूस हो रहे हैं। आप करके देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को। तो जितना हमने पास पास गोले लगाए थे, जब हमने उसमें फुलाया गुब्बारे को, तो ये हमें दूर दूर महसूस हुए। तो इसी तरह से हमारी गैलेक्सीज़ होती हैं कि इनके बीच की जो गैप है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है, और उसका रिज़ल्ट क्या है कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स वो हमारा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है बेटा। तो अब इसमें नेक्स्ट है, अब हम करने जा रहे हैं इसमें सिमिलरली, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए बच्चे, अब इसके अलावा अब हम क्या इसमें देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से आकाशगंगाओं के बढ़ते हुए विस्तार को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। मीन्स हमें पता है कि आकाशगंगाओं के बीच में जो हमारी गैलेक्सीज़ हैं, इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट। साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट though the space between the galaxies in increasing, observations do not support the expansion of galaxies, so the balloon example is only partially correct। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हम उसमें शो तो कर पा रहे हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि गैलेक्सीज़ के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, वो आपस में दूर दूर हो रहे हैं, लेकिन इनके आकाशगंगाओं का जो विस्तार दिखाया जा रहा है कि बढ़ रही हैं, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। दो गैलेक्सीज़ के बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसे बढ़ रही है ये नहीं हो रहा है। तो जो बलून का एग्जाम्पल है वो थोड़ा बहुत ही मान्य है, थोड़ा बहुत ही एक नॉर्मली रूप से, पार्शियली रूप से करेक्ट है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। तो बिग बैंग की थ्योरी दी गई थी इस यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में कि भाई यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो छोटी छोटी एक अवस्था, जो एक स्टेज है, उसमें स्टेज में बढ़ाएगी। छोटी छोटी स्टेज में से एक बच्चा होता है ना, पहले बच्चा है, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, ऐसे ही इसकी कुछ स्टेजेस दी हुई हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें ये बिग बैंग थ्योरी है जो आप देख पा रहे हो ना इस डायग्राम को बच्चे, ये बिग बैंग थ्योरी है ये वाली। तो अब ये बिग बैंग थ्योरी है, इन्होंने इस स्टेज दी हुई हैं। आप इसमें देखिएगा कि नीचे है हल्का है, फिर इसके ऊपर सेकेंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसमें बिग बैंग थ्योरी दिखाई दी है आपको। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो स्टार्टिंग में नंबर 1 पॉइंट हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है आपका, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्सिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टिनी बॉल सिंगुलर एटम विद एन यूनिमैग्निबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड इन्फिनाइट डेंसिटी। के स्टार्टिंग में जो पदार्थ थे वो सभी पदार्थ, कौन से पदार्थ, जिनसे मिलके ब्रह्मांड बना है, हमारा यूनिवर्स बना है, ये छोटे छोटे गोले के रूप में थे। गोलक होते ना छोटे छोटे राउंड राउंड में, मीन्स सिंगुलर, इसके अंदर क्या था, सिंगुलर एटम थे, सिंगुलर एटम थे, तो इनके रूप में थे और एक ही जगह पर थे। लेकिन इनका जो डेंसिटी है, इनका आयतन, वो बहुत ज़्यादा छोटा, और टेम्परेचर भी इसमें बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये मतलब इसकी कोई एंड ही नहीं था, कोई इसकी वॉल्यूम भी कोई एंड नहीं था। इसमें एटम तो थे लेकिन इनका कोई एंड नहीं था। तो पहले तो ये है कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं होता, तो अनंत था। तो इसमें इन्होंने बताया कि जिससे मिलके ब्रह्मांड बना है वो पदार्थों का कोई एंड नहीं है, वो उसमें बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, कोई एंड नहीं है। अगर वो पदार्थ ही एंड हो जाएंगे, वो मटेरियल ही एंड हो जाएगा, तो ब्रह्मांड कैसे रहेगा। तो नंबर 1 में तो बताया है कि जो हमारे इससे मिलके ब्रह्मांड बना है उनका कोई एंड नहीं है, वो इसमें है। नंबर 2, जो बिग बैंग हमारी थ्योरी है, इसमें जो छोटे छोटे टिनी बॉल्स हैं, टिनी बॉल्स हैं, ये जो टिनी बॉल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, जब इनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो ये फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाते हैं, और दिस लीड टू ए ह्यूज एक्सपेंशन। और एक्सप्लोड होने के बाद, फटने के बाद, जो इस फटने वाली प्रक्रिया है, इसमें से निकले पदार्थ दूर तक फैल जाते हैं। तो साइंटिस्ट का क्या मानना है कि जो बिग बैंग की जो घटना है, आज से कितने 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। तो कितने बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, 13.7
अरब साल पहले हुई थी। और जो हमारा यूनिवर्स है इसका मतलब तब ये घटना हुई थी बिग बैंग की थ्योरी कि जो छोटे छोटे एटम बॉल्स थे वो फट गए थे और उससे वो फैलता जा रहा है। लेकिन इतने साल पहले होने के बाद भी ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन है, इसका जो विस्तार है, वो आज भी कंटिन्यू है। आज भी वो बॉल्स बनती जा रही है, कोई एंड नहीं है और फटती हैं, तो इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। और विस्तार होने की वजह से, इस यूनिवर्स को बढ़ने की वजह से कुछ ऊर्जा एनर्जी है वो हमारे कुछ इस पदार्थ में चेंज हो गई है, इन पदार्थों में बदल जाती हैं। और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अंदर ही अंदर यूनिवर्स का विस्तार हो जाता है। एक सेकंड में बहुत सारा विस्तार हो जाता है जब वो विस्फोट होता है उसके बाद। तो बेटा इसके बाद में जब विस्फोट होने का बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जो विस्तार की जो स्पीड है, इस एक्सपेंशन की, यूनिवर्स एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो बिग बैंग होने के स्टार्टिंग में, बिग बैंग का मतलब है बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ा ब्लास्ट। तो बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंदर पहले फर्स्ट एटम का निर्माण हुआ, तो फर्स्ट परमाणु बना। तो देखिए बेटा इसमें बिग बैंग इवेंट है, फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। जब बिग बैंग इवेंट होता है तो 3 मिनट के अंदर पहला परमाणु बनता है। और ये तो था आपका नंबर 2। फर्स्ट में क्या था कि जो हमारे स्मॉल बॉल हैं उनका कोई एंड नहीं होता, वो बनते जाते हैं। नंबर 2 में क्या है कि वो ब्लास्ट होते हैं और ब्लास्ट होने के 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है, जो 13.7 अरब बिलियन ईयर्स पहले हुआ था वो आज भी जारी है। लेकिन जैसे जैसे विस्फोट होने का टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम जाता जाता है तो स्पीड कम पड़ जाती है। और उसके बाद में बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट इसमें दिया इन्होंने कि एटम फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट एटम बन जाता है, परमाणु का निर्माण हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि बिग बैंग से 3 लाख, जो बिग बैंग होने के बाद जो ब्लास्ट हुआ था, 3 लाख ईयर्स जो बिग बैंग का हुआ था, इसका जो टेम्परेचर है वो 4500 केल्विन तक गिर गया। अब देखिए बेटा जब बिग बैंग हुए 3 लाख वर्ष हो गए, तो 3 लाख वर्ष होने के दौरान जो तापमान था, जो टेम्परेचर था 4500 केल्विन, तो ये क्या हुआ एंड ड्रॉप हो गया और डाउन हो गया, टेम्परेचर कम हो गया एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। अब देखिए जब ये गिर गया तो परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। गिरने से जो परमाणु हैं, ऐसे पदार्थ जो परमाणु बनाते हैं, उनका निर्माण हुआ, वो फॉर्म हुए। और जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया। तो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन का अर्थ है, विस्तार का अर्थ है बेटा इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है जो इंक्रीज़ होता जा रहा है वो गैलेक्सीज के बीच में होता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें इन्होंने दिया है कि आकाश गंगाओं की जो बीच की दूरी है, उस दूरी का बढ़ना ही हमारा यूनिवर्स का बनना होता है, यूनिवर्स का फैलना होता है। ठीक है, तो जो बेटा हॉयल एक साइंटिस्ट हुए हैं, हॉयल ने इसमें एक स्टडी स्टेट कंसेप्ट के नाम से इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हॉयल की जो थ्योरी है, इन्होंने क्या कहा है कि जो ब्रह्मांड है वो किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, मतलब किसी भी टाइम में सेम रहा है। वैसे तो जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है उसके बारे में बहुत सारी साइंटिस्ट की अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं। तो ब्रह्मांड विस्तार, जो ब्रह्मांड के यूनिवर्स के फैलने के बारे में जो हम थ्योरी लेते हैं, वो एक ही उसका फेवर है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आज हमने अर्ली थ्योरी की है अर्थ की ओरिजिन के बारे में, और मॉडर्न थ्योरी की है हमने यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में। आज तक के लिए बस इतना ही। हमें नेक्स्ट क्लास में आपको द स्टार फॉर्मेशन आपको यहाँ से पढ़ाऊँगी बच्चे, जो हमारा पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर का। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और समझने के लिए इसको बार बार देखना। ओके, थैंक यू गाइज़।